लॉ के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 4 केसेस पढ़ेंगे और हो सकेगा तो 5 को भी पढ़ेंगे। पर खास बात क्या है आज की क्लासेस में कि आज की ये जो क्लास है, जो केसेस हम कवर करने वाले हैं, उसमें हर एक केस के अंदर एक नई कहानी है। तो मतलब सारे केस एक दूसरे से डिफरेंट हैं एंड दे आर अ बिट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट फ्रॉम वन अनदर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट सबसे निकल के आ रहा है। सबके अंदर जो भी चीजें हम लोग कवर करेंगे वो ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अलग-अलग जगह पे इस्तेमाल होंगी। तो दिस इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि कहां पे हमको केसेस को कंपाइल करना है और कहां पे केसेस को अलग-अलग रखना है। तो आज की जो क्लास है, इट इज गोइंग टू बी मोर अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो उस बात को दिमाग में रखना, ठीक है? जैसे कई बार आप लोग मेरे से पूछते हो ना सर कि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन में कौन-कौन से केसेस को हमको मेंशन करना चाहिए। इट इज अ बिग डिसीजन। देखो ये जो डिसीजन है केसेस मेंशन करने वाला, हम हमेशा हड़बड़ी में लेते हैं, हमेशा। या तो हम ये गलती करते हैं कि जितने भी केसेस के नाम हमको याद आ रहे होते हैं, फैक्ट्स हमको रटे होते हैं, वो सब चेप देते हैं, या फिर हम इतने पेक्यूलियर हो जाते हैं केसेस को सोचने में या उनको लिखने में कि केवल वही केस लिख के आते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन होता है। ये दोनों ही अप्रोच खराब है बच्चे। पहले वाली अप्रोच भी खराब है, दूसरी अप्रोच भी खराब है। हमको बच्चे ऐसे केसेस को लिखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन। देखो कोई यूनिवर्सल टेस्ट तो है नहीं, हर एक क्वेश्चन अपनी अलग डिमांड रखता है। वही जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए पहले तो वही केसेस लिखने जो डायरेक्टली फिट हो सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी केस आप लिख रहे हो बच्चे, उस केस को लिखने का रीजन होना चाहिए, पेज भरने के लिए नहीं, एवं ही नहीं। देयर हैज टू बी लॉजिक इनटू इट। तो आखिरी में जब उस आंसर को कंक्लूड करोगे तो वो जो भी केस लिखा है उसके अंदर जो भी पॉइंट निकल के आया, इट नीड्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ दैट कंक्लूजन। तब एक सिमेट्री बनेगी आंसर के अंदर। अगर सिमेट्री आंसर के अंदर नहीं बनेगी तो अच्छा आंसर नहीं बन सकता है, ठीक है? तो इन छोटी-छोटी बातों का हमको ध्यान करना पड़ता है। कई बार क्या होता है बच्चे, छोटी-छोटी बातें इंप्रेशन बहुत बड़ा-बड़ा छोड़ जाती हैं। जैसे अगर आप अपने पहले ही आंसर के अंदर किसी भी एग्जाम में अगर जबरदस्ती के काम करोगे तो इंप्रेशन इतना खराब छोड़ जाते हैं कि आप कितना भी लेंथी लिख के आए हो आंसर, टीचर उसको पढ़ने नहीं वाला, क्योंकि वो समझ गया कि आपकी अप्रोच हो गई है दिखाने की। कंटेंट आपके पास है नहीं, आप बस शो कर रहे हो कि मैंने लिखा बहुत है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन सब बातों में, ठीक है? देखो बच्चे, हमारा जो पहला केस है आज की क्लास का वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ। मैंने आपको बच्चे कल 3 केसेस पढ़ाए थे जो हमारे सेक्शन 32 से जुड़े हुए थे। सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 से पॉइंट 1 से, जिसमें हम डाइन डिक्लेरेशन की बात करते हैं। ये केस भी डाइन डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ है, पर इसको मैंने आपको कल जानबूझ के नहीं पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफरेंट अराइज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हो रहे थे। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमारा जो कंसर्न था दैट वाज कि कोई भी डाइन डिक्लेरेशन है वो कितनी रिलायबल है, या फिर किसी भी डाइन डिक्लेरेशन को रिलायबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए। तो इट वाज मोर अबाउट द डाइन डिक्लेरेशन पर से, कि हमको उसे कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, कब वो बेसिस हो सकती है अपने आप में किसी व्यक्ति के कन्विक्शन का, तो वो उसके बारे में थे। ये जो केस है बच्चे, ये बड़ा मजेदार केस और बड़ा महत्वपूर्ण केस है क्योंकि ये है तो डाइन डिक्लेरेशन के बारे में, पर यहाँ पे डाइन डिक्लेरेशन इज एक्सप्लेन्ड इन रिलेशन टू पुलिस। बच्चे, पुलिस एक बहुत बड़ा हमारे एविडेंस लॉ के अंदर पुलिस की बड़ी बुरी हाल है, ठीक है? तो हमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है जब भी पुलिस शब्द लिख के आ जाता है ना, तो उसको हिसाब से समझना पड़ता है। देखो बच्चे, हमने अपने एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 25 को पढ़ा, सेक्शन 26 को पढ़ा। दोनों ही सेक्शंस कहते हैं कि पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स और पुलिस कस्टडी में दिए गए स्टेटमेंट्स, इन पे हम लोग ज्यादा रिलाई नहीं करने वाले हैं। ऐसे ही हम सीआरपीसी के अंदर बच्चे, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 161 पढ़ते हैं। यहाँ पे भी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि 161 के अंदर जो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, दे आर नॉट ऑफ मच वैल्यू कोर्ट के सामने। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दिखाते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जिसका एविडेंस पुलिस दे रही है उस पर हमें भरोसा नहीं करना है। अब इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करो आप उस बात से जो मैंने आपको कल बताई कि जो सेक्शन 32 की डाइन डिक्लेरेशन है वो रिलायबल है, रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। तो एक तरफ हमारे पास ऐसी स्थिति है कि जिन स्टेटमेंट्स पे हम भरोसा नहीं करते, एक तरफ हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम भरोसा करते हैं। हमने सुधाकर का केस पढ़ा। बच्चे, ये केस एक ऐसी स्थिति बताता है जब ये दोनों सिचुएशंस मिल जाती हैं एक दूसरे से, टकरा जाती हैं एक दूसरे से। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी डाइन डिक्लेरेशन को दिया जाता है पर किसी पुलिस वाले को, डाइन डिक्लेरेशन तो है वो, सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रही है, पर वो डाइन डिक्लेरेशन दी गई है पुलिस वाले को। तो अब क्या करेंगे? हमारा झुकाव इस तरफ होगा कि पुलिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो टेम्पर कर सकते हैं एविडेंसेस को, या हम इस पे रिलाई करेंगे कि भाई डाइन डिक्लेरेशन है किसी भी व्यक्ति की, लास्ट पीस ऑफ एविडेंस, अब तो वो मर गया, अब उसे हम बुला भी नहीं सकते। तो हम किस तरफ झुकें? सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या इस बात का कोई भी फर्क पड़ता है सेक्शन 32 के ऊपर कि वो डाइन डिक्लेरेशन किसी आम व्यक्ति को ना देकर, किसी मजिस्ट्रेट को ना देकर, किसी पुलिस वाले को दी गई है? क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो उसका क्या लॉजिक होगा? देखो बच्चे, आप सभी को पता है कि जहां तक बात सेक्शन 32 की है, वो ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं लगाता कि भाई डाइन डिक्लेरेशन जो दी जानी चाहिए वो किसी फलाने व्यक्ति को दी जानी चाहिए। डाइन डिक्लेरेशन किसी को भी दी जा सकती है। वो आप जैसा, मेरे जैसा आम व्यक्ति भी हो सकता है, वो मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वो पुलिस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ना ही कोई बार है कि इसको नहीं देनी और ना ही कोई रिक्वायरमेंट है कि इसको देनी है। सेक्शन 32 तो फ्लैट सेक्शन है, किसी को भी दे सकते हैं डाइन डिक्लेरेशन अपनी। तो इससे हमको पहली बात तो ये पता चल गई कि अगर कोई डाइन डिक्लेरेशन पुलिस वाले को भी दी गई होगी, क्योंकि ऐसा कोई बार नहीं है, तो वो डाइन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन में गिरेगी और उसको हम रिलेवेंट भी मान सकते हैं अगर वो कॉज ऑफ डेथ से जुड़ी हुई है, सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ से जुड़ी हुई है, और एक बार को वो एडमिसिबल भी हो जाएगी सेक्शन 32(1) के अंदर। फिर सवाल वही है कि क्या फर्क पड़ेगा उसका पुलिस वाले को दिए जाने का? वही डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाया था। हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है बच्चे बिटवीन रिलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब कोई भी स्टेटमेंट जो डाइन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन में गिर रही हो, वो चाहे किसी भी व्यक्ति को दी गई हो, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, तो वो रिलेवेंट तो है और सेक्शन 32 के अनुसार वो एडमिसिबल ही भी है, क्योंकि सेक्शन 32 ऐसा कहीं नहीं लिखता सेक्शन 24 की तरह, सेक्शन 25 की तरह या सेक्शन 26 की तरह ऐसा कहीं भी नहीं लिखता सेक्शन 32 कि पुलिस वालों पे हमें पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है, या फिर जो डाइन डिक्लेरेशन है वो पुलिस वालों को दी जानी चाहिए। तो एडमिसिबिलिटी में भी कोई परेशानी नहीं है। बात आके रुकती है इस तीसरी स्टेज पे, यहां पर, कि एक बार जब डाइन डिक्लेरेशन रिलेवेंट है, एडमिसिबल है सेक्शन 32 के अंदर, जो पुलिस वाले को दी गई है, क्या उसकी रिलायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? और जैसा मैंने आपको समझाया था रिलायबिलिटी का कांसेप्ट इन लास्ट क्लास, मैंने बोला था रिलायबिलिटी वाला एक कंपोनेंट है जो कानून के हिसाब से नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि कोर्ट की समझदारी के हिसाब से, प्रूडेंस के हिसाब से, डिस्क्रिशन के हिसाब से चलता है। तो इट वुड डिपेंड इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस, कि कोई भी एविडेंस जो भले ही रिलेवेंट है, भले ही एडमिसिबल है, कि जज साहब उस पर कितना भरोसा करना चाहते हैं, दैट इज अप टू हिम। तो क्वेश्चन यही उठ रहा है कि केवल इस वजह से कि वो जो डाइन डिक्लेरेशन है किसी पुलिस वाले को दी गई है, क्या वो रीजन बन सकती है जज साहब के लिए उसकी रिलायबिलिटी को क्वेश्चन करने का? क्या जब वो स्टेटमेंट किसी पुलिस वाले को दी गई होगी तो जो हमारे जज साहब हैं वो ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ध्यान देंगे कि कहीं कोई बदमाशी ना हो? क्योंकि ऐसा और कोई कुछ नहीं कह रहा, इंडियन एविडेंस एक्ट खुद भरोसा नहीं कर रहा पुलिस वालों को, सीआरपीसी भी नहीं कर रहा।
तो क्या इन बातों का कोई फर्क पड़ेगा जस्ट आपके दिमाग पर? दिस इज द पॉइंट बच्चे जो इस केस के अंदर निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही परिस्थिति बनी है कि डाइंग डिक्लेरेशन है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर वो डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस वालों को दी गई है। तो यही सवाल उठा कि उसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी को हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? तो पहले तो कोर्ट ने यही बोला कि ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है कि कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही दी जानी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दी जा सकती है, आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को भी, मजिस्ट्रेट को भी और पुलिस को भी। सेक्शन 32 के अंदर तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आमतौर पर क्रिमिनल केसेस में जो सबसे पहला एक्सेस होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी, अगर मैं अथॉरिटीज की बात करूं जिनकी जिम्मेदारी है कानून को रिप्रेजेंट करना, तो जो सबसे पहली अथॉरिटी है जो टच में आती है विक्टिम के साथ, वो कौन होते हैं? पुलिस वाले। नॉर्मली दे आर द फर्स्ट पीपल जो स्पॉट पे पहुंचते हैं या कमिटल के बाद पहुंचते हैं, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जस्ट साहब वगैरह का तो नंबर बहुत बाद में आता है ना, मजिस्ट्रेट थोड़ी ना लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं ढूंढते हुए कहां पे क्राइम हो रहा है। इट इज द पुलिस ऑफिसर्स जिनका पहला एक्सेस होता है किसी भी केस के अंदर। तो ये बच्चे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उनका पहला एक्सेस है कि वो ऐसी परिस्थिति में आए जहां पर उनको डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने की सिचुएशन बन रही हो। मानो रिपोर्ट आई कि फलाने व्यक्ति के साथ ये अपराध हुआ है, उसको गोली मार दी गई फॉर एग्जांपल, पुलिस गाड़ी से गई और पहुंची स्पॉट पे, तो जो बंदा था वो बिल्कुल मरने की स्थिति में था। तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि पुलिस वालों को मौका मिलेगा टू रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन, ऑब्वियसली, है ना। कई बार क्या होता है जब उसको स्पॉट से हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं तो एम्बुलेंस में भी कोई एक कांस्टेबल बैठ के जाता है, सो ही आल्सो हैज द अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर हम कंपेयर करें किसी आम व्यक्ति के मुकाबले या मजिस्ट्रेट के मुकाबले, पुलिस वालों के ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसी सिचुएशन में होने के जहां पे उन्हें डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी पड़े। ये प्रैक्टिकलिटी है, जैसे एविडेंस एक्ट में कुछ लिखा है, बट दीस आर द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लॉ। अब यहां पर हमारा कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहां पर पुलिस वालों को बड़ा ध्यान देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब भी वो ऐसी परिस्थिति में आए कि उनको लगे वो जो विक्टिम है उसकी मृत्यु हो जाएगी या हो सकती है, तो उसे तुरंत के तुरंत, ध्यान से देखना बच्चे, उसे तुरंत के तुरंत जो एरिया मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए और उसे रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि वो आके इसकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा एविडेंस एक्ट, हमारा सीआरपीसी सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता है? मजिस्ट्रेट पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस की यही जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही लगेगा कि मर सकता है व्यक्ति, वो मजिस्ट्रेट को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करेंगे और उसको बुलाएंगे। पर साथ के साथ टू टेक द प्रिकॉशन, चांस ना लेकर खुद भी वो डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के आते आते डेथ हो जाए या मजिस्ट्रेट नहीं मिल पा रहे हैं, हजारों चीजें, और वो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे है, तो उसको बैकअप रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए वो खुद भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इट इज देयर ड्यूटी कि मजिस्ट्रेट को वो बुलाएं। अगर उस व्यक्ति के जिंदा रहते रहते मजिस्ट्रेट साहब भी आ जाते हैं, इस बात के बावजूद कि पुलिस वालों ने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर ली है, फिर भी मजिस्ट्रेट साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो फिर से उस व्यक्ति की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, फिर से फ्रेशली। और कल को अगर ऐसी स्थिति बनी कि एक डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस वाले ने रिकॉर्ड की थी, एक डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड करी थी एक ही केस के बारे में, तो हम ज्यादा तवज्जो मजिस्ट्रेट की डाइंग डिक्लेरेशन को देंगे, बिकॉज़ दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी द लास्ट स्टेटमेंट। तो हर एक सिचुएशन में पुलिस वालों की जिम्मेदारी है दैट दे नीड टू इन्फॉर्म द एरिया मजिस्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल एंड टू बी सेफ ऑन द साइड। वो खुद भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जब मजिस्ट्रेट आ जाएगा उसकी जिम्मेदारी है कि उन स्टेटमेंट्स को नहीं देखेगा जो पुलिस वालों ने लिखी, उसको अब फ्रेश डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऐसे करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन का सॉल्यूशन दिया। पर जाते जाते एक बात बोली कि मानो अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि चलो एरिया मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया, पर उसके आने से पहले वो व्यक्ति मर गया और उस बीच पुलिस वालों ने तो डाइंग डिक्लेरेशन ले ली थी, तो बाय द वेरी फैक्ट, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे इस बात को, बाय द वेरी फैक्ट कि वो डाइंग डिक्लेरेशन जो पुलिस वालों ने रिकॉर्ड किया है उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है, उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। केवल इस वजह से कि हमारे जो कुछ सेक्शंस हैं एविडेंस लॉ के या सीआरपीसी के जो पुलिस वालों पे भरोसा नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, या फिर पुलिस वाले अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनके उसके बारे में हमको ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर कोई सेक्शन हमारे एविडेंस का आम जनता तक पे भरोसा करने के लिए तैयार है, जैसे कि सेक्शन 32, तो उसमें कोई खराबी नहीं है कि वो पुलिस वालों पे भरोसा करे। तो जस्ट फॉर द रीजन कि किसी पुलिस वाले ने डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया है, वो कभी वजह नहीं हो सकती किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को शक की नजर से देखने की। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर कुछ गड़बड़ लग रही है कि उस डाइंग डिक्लेरेशन में कोई परेशानी है या फिर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस की वजह से कोई शक हो रहा है कि पुलिस वालों ने बदमाशी दी है उसको रिकॉर्ड करने में, देन वो तो किसी भी सर्कमस्टेंस में हो सकता है ना, वो तो मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट के बारे में भी लग सकता है, आम व्यक्ति की स्टेटमेंट के बारे में लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो डाइंग डिक्लेरेशन पे आप शक कर सकते हो। बट अगर अदरवाइज, जैसा इस केस में था, अगर अदरवाइज डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है और सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से शक हो, तो केवल इस वजह से कि उसको रिकॉर्ड करने वाला पुलिस वाला व्यक्ति था, हम उस पे शक नहीं कर सकते और वो कंप्लीटली रिलायबल है और सेक्शन 32(1) के अंदर कन्विक्शन के लिए केपेबल है। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस जजमेंट। अब आप खुद देखो कितनी मजेदार जजमेंट और कितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट, कितना प्यारा प्रिंसिपल निकल के आया है इस केस से। अब मुझे जल्दी से बच्चे बताओ चैट बॉक्स में आप सभी लोग वाई टाइप करके, आप सभी को समझ में आया है? अगर कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ऑल क्लियर अबाउट दिस जजमेंट बच्चे? क्लियर है? देखो मजेदार, देखो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने का मजा ही अलग है और केसेस पढ़ने का तो और ही ज्यादा मजा अलग है। कितना मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना जो दिल खुश कर देते हैं, उनको पढ़ने में भी मजा आता है, समझने में भी मजा आता है और समझाने में भी मजा आता है। तो अगर कभी भी मौका लगे एग्जाम के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन करने का, तो कितना बढ़िया केस है, आपकी कितनी हेल्प करेगा और आप इसको कितनी ब्यूटीफुली लिख सकते हो। और बच्चे मेरी रिक्वेस्ट को भूलना मत, मैंने आप सभी को बोला कि अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करते रहो। राइटिंग स्किल्स बच्चे आपका रामबाण होने वाला है, ठीक है? ये सारे ज्ञान को आपको लिखना भी आना चाहिए। अब आ जाओ बच्चे हमारे दूसरे केस पे। दूसरे केस का नाम है बच्चे हमारा राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। अब अपने दिमाग से जो डाइंग डिक्लेरेशन वाला कॉन्टेक्स्ट है ना उसको एक साइड कर दो। नाउ कम टू द न्यू सिनेरियो। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, पहले फैक्ट्स को समझना। फैक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट की छुपी हुई है। एक बच्चे का किडनैप किया जाता है बच्चे, उसको किडनैप करके उसके माँ बाप से रैंसम मांगा जाता है, ठीक है? फिरौती मांगी जाती है दो टुकड़ों में, एक बार 1000 रुपए मांगे जाते हैं, एक बार 5000। हंसना मत, पुराना केस उस समय पे इतने की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, तो 1000 रुपए मांगे जाते हैं, 5000 रुपए मांगे जाते हैं, और ये चिट्ठी के थ्रू मांगा जा रहा है, लेटर के थ्रू मांगा जा रहा है। आगे चल के क्या होता है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और उन लेटर्स के आधार पर उसके खिलाफ केस बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल मैच कर रही थी उन लेटर्स की हैंडराइटिंग से जिसके बेसिस पे ये फिरौती मांगी गई थी। तो ये जो एविडेंस है, हैंडराइटिंग एविडेंस है, उसके आधार पर पूरा, उसके और कोई एविडेंस नहीं है, उसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड पर, केवल उस हैंडराइटिंग के आधार पर केस बनाया गया है इस पूरे एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ। तो बच्चे यहाँ पर दो सेक्शंस है जिसको हमें समझना है, जानना है और इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई करना है। और वो दो सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 45 नोट करते चलना साथ के साथ, और सेक्शन 47। ये दो सेक्शन है। अब फटाफट से अपना स्टैट्यूट खोलो और एक बार सेक्शन 45 और 47 को बच्चे देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है?
तभी हमको सही कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। जल्दी से निकालो स्टैट्यूट, खोलो 45। हमारा जो सेक्शन 45 है, इट टॉक्स अबाउट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स का मतलब समझते हो, वो लोग जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सपर्ट्स। तो उन्हीं की राय के बारे में बनाया गया ये सेक्शन। तो देखो क्या कहा जा रहा है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट or as to the identity of handwriting, देखो लिखा है ना, handwriting or finger impressions, the opinion upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science, art or the questions of handwriting or finger impressions are relevant facts, are, बच्चे ध्यान से सुना, ये are relevant facts, such persons are called experts। ये हमारा सेक्शन 45 है। सेक्शन 45 क्या कह रहा है, जब भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई सवाल आता है जो किसी की हैंड राइटिंग के आधार पर आइडेंटिटी को डिटरमाइन करने का है कि भैया ये लेटर को लिखने वाला यही व्यक्ति है या नहीं, अगर ऐसा सवाल है तो हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकता है, उनका ओपिनियन लेता है, और ये जो भी ओपिनियन देते हैं एक्सपर्ट्स, दिस इज अ रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट मैंने वो याद रखा करो, जब मैं बोला करूंगा इनमें से कोई भी शब्द रिलेवेंट, एडमिसिबल और रिलायबल, तो उस चार्ट को याद किया करो, पहली स्टेज की बात हो रही है, दीस फैक्ट्स आर रिलेवेंट फैक्ट्स। नाउ कम टू बच्चे हमारा दूसरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 बात करता है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग्स व्हेन रिलेवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम, ध्यान से सुनना, any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact। सेक्शन 47 भी सेक्शन 45 की ही तरह किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हिज हैंडराइटिंग, कि फलानी चीज इस फलाने व्यक्ति ने लिखी है या नहीं। पर 45 में इसको किस आधार पर कर रहे थे, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पर। यहाँ पे हम किस आधार पर कर रहे हैं, उन लोगों की गवाही के आधार पर जो एक्वेंटेड है उस हैंडराइटिंग से, मतलब जो जानते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके से लिखता है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट्स हो या वो सबकी हैंडराइटिंग पहचान लेते होंगे, किसने लिखी है किसने नहीं लिखी है। दे आर द पीपल हु आर एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। वो दोस्त हो सकते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आमतौर पर एक दूसरे के साथ डील करते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो फॉर व्हाटएवर रीजन अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हैंडराइटिंग को पहचानता है तो ये जो व्यक्ति है जो पहचानता है उसका एविडेंस बच्चे सेक्शन 47 में कवर होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन में भी इस बात को समझाया गया है। अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person in answers to document written by himself or under his authority। तो मतलब माना जाता है कि एक व्यक्ति एक्वेंटेड होगा या नहीं जब उसने दूसरे व्यक्ति को या तो लिखते हुए देखा है या उसके द्वारा लिखे हुए दस्तावेजों को प्राप्त किया है। ये दो ही तरीके होते हैं ना किसी भी हैंडराइटिंग को देखने के। तो ऑन दीस टू बेसिस किसी भी व्यक्ति को हम एक्वेंटेड बोल सकते हैं। तो बच्चे जैसा सवाल इस केस के अंदर अराइज हो रहा है कि वो जो लेटर है जिसके आधार पर फिरौती मांगी गई वो इस व्यक्ति ने लिखा है या नहीं जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको हम इन दो सेक्शंस के आधार पर प्रूव कर सकते हैं। पहला एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन, पहला ओपिनियन जो है एक्सपर्ट्स का और दूसरा ओपिनियन उन लोगों का जो एक्वेंटेड है। फिर देखो क्या हो रहा है, जब ओपिनियन एक्सपर्ट्स का लिया जाता है तो एक्सपर्ट्स के आधार पर जज करते हैं। एक्सपर्ट्स ने तो उस व्यक्ति को कभी पहले लिखते हुए नहीं देखा होगा, वो तो एक्वेंटेड नहीं है। वो क्या करते हैं, वो उस हैंडराइटिंग को लेते हैं जिसके ऊपर शक है कि इसने लिखा है और एक नई हैंडराइटिंग या कुछ चीज लिखवाते हैं उस व्यक्ति से पेपर पे, और उन दोनों को साइंटिफिक तरीके से कंपेयर करते हैं। उनके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा बनाता है तो ऐसा ही बनाएगा, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप कितनी भी झूठी हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश करो पर ये लोग आपको पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि सब हर व्यक्ति का लिखने का एक पैटर्न होता है कि वो कितना पेन दबा के लिख रहा है, किस स्टाइल से उसका हाथ काम कर रहा है, तो वो सारी चीजों से वो पहचान लिए जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है जो एक्सपर्ट्स करते हैं दैट इज द साइंटिफिक कंपैरिजन, जिसमें वो लेटर बाय लेटर, सेंटेंस बाय सेंटेंस चीजों को कंपेयर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम किसी एक्वेंटेड पर्सन की बात करते हैं उसका एविडेंस किस आधार पर बेस्ड होता है, उसकी मेमोरी के आधार पर, कि उसने देखा था और उसके सामने जब वो हैंडराइटिंग आती है अरे ये तो इसी की हैंडराइटिंग है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसने देखा नहीं कि कितना दबा के लिखा है या किस लहजे में लिखता है, कोई साइंटिफिक रूल नहीं अप्लाई किया। इट इज जस्ट द फैक्ट ऑफ मेमोरी। हम कोई फोटो देखते हैं, हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं ना, जैसे ये मूवी तो यार मैंने देखी है, ये गाना तो यार मैंने सुना है, ऐसे ही अरे हैंडराइटिंग तो इनकी है ना, तो दैट इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। तो ये दोनों सेक्शंस बच्चे एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों सेक्शंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों सेक्शंस का पर्पस अलग है, दोनों सेक्शंस का एजेंडा अलग है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इसको ज्यादा भाव देना है या इसको ज्यादा भाव देना है, दोनों को ही हम भाव दे सकते हैं, सफिशिएंट भाव दे सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर केस में कौन सा सेक्शन ज्यादा हेल्प करवा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ की, कौन सा ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो कोर्ट इन सारी चीजों को देखकर चीजों को निर्धारित करता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे हमको ये समझनी होगी कि चाहे बात सेक्शन 45 के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन की हो, चाहे बात सेक्शन 47 के अंदर उस व्यक्ति के ओपिनियन की हो जो एक्वेंटेड है, ये दोनों ही जो बातें हैं ये हमारे कोर्ट ऑफ लॉ पर बाइंडिंग नहीं है। मतलब इन दोनों ही सेक्शंस का काम, चाहे 45 का चाहे 47 का, केवल इनका काम कोर्ट की सहायता करना है, कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाना नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ भी हो, आखिरी में फैसला कोर्ट ही लेगा। उस एक्वेटेड व्यक्ति का एविडेंस कुछ भी हो, आखिरी में फैसला कोर्ट ही लेगा। वैसे प्रैक्टिकली तो बच्चे 99% केसेस में जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो एक्सपर्ट्स के ही साथ जाएगा, एक्वेटेड लोगों के ही साथ जाएगा, क्योंकि उसको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्वियसली उन पे वो रिलाई करेगा, अगर कोई वजह नहीं है उन पे शक करने की। बट द फैक्ट इज इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। आखिरी में तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने हैंडराइटिंग लिखी है या नहीं। और जब कोर्ट डिसाइड करता है, देखो जस्सा भी तो इंसान है, जस्सा भी तो इंसान है, अगर वो डिसाइड करने से पहले जस्सा खुद से अगर दो पीसेस ऑफ हैंडराइटिंग को कंपेयर कर रहे हैं जिस काम को एक्सपर्ट ने किया और उसके आधार पर कोई ओपिनियन बना रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि दोनों हैंडराइटिंग्स को देखकर कि यार ये एक ही बंदे की है या एक बंदे की नहीं है, और सबको सुनने के बाद फिर फैसला सुना रहे हैं जो भी उनको ठीक लग रहा है, तो इस बात में कोई खराबी है? इस केस में भी जज साहब ने कुछ ऐसा ही किया है। जज साहब ने एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया बट ही आल्सो डिड दैट थिंग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता? क्या कंपैरिजन केवल एक्सपर्ट्स का ही काम है, या फिर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कंपैरिजन करके वही कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ता है? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखो, ये जो क्वेश्चन है हैंडराइटिंग का, इसको डिसाइड कोर्ट को करना है और उसकी मर्जी वो उसको कैसे करे। ये जो जितने भी फैक्टर्स बाकी के हैं 45 47, दीज ऑल दी फैक्टर्स आर ओनली फॉर द सपोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। उनके अलावा अगर जज साहब को लग रहा है कि अगर वो खुद से कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो जज साहब खुद एक्सपर्ट नहीं बन जाते, और उनकी जो राय है जो निकल के आ रही है कंपैरिजन से वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन नहीं कहलाएगी। पर वो जो भी है, जो भी उनको आइडिया मिल पा रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वो यूज कर सकते हैं इन गिविंग हिज जजमेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि जज साहब ने खुद कंपेयर करके देख लिया तो जज साहब एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पे उस बंदे ने यही किया, बंदा पहुंच गया अपील करके सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि जज साहब ने ना ही एक्सपर्ट साहब की मानी है ज्यादा और ना ही एक्वेंटेड लोगों की मानी है, उन्होंने खुद कंपेयर करके देखा है और अपने आप को क्या नाम एक्सपर्ट समझने लगे हैं और उसके आधार पर राय दी है।
उसके आधार पर फैसला दिया है। कोर्ट ने बोला उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोर्ट फैसला दे रहा है, अगर उसके पास क्रेडिबल रीजन है और वो अपने रीजन को अपनी जजमेंट के अंदर लिख रहा है, तो आप अपील फाइल कर सकते हो उसको चैलेंज करने के लिए। बट यू कांट ऑब्जेक्ट टू द फैक्ट कि उसने कंपेयर क्यों किया, क्योंकि वो काम तो एक्सपर्ट का था। वो हर वो चीज कर सकता है जो उसकी सहायता करे फैसला सुनाने में। दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल दैट कम्स आउट ऑफ दिस केस। ठीक है, तो एक तो चाहे सेक्शन 45 हो चाहे सेक्शन 47 हो, ये बाइंडिंग नहीं होते कोर्ट ऑफ लॉ पर, और कोर्ट ऑफ लॉ अपनी तरफ से जो से जरूरी लगता है वो कर सकता है किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए। अब मुझे जल्दी से बता, समझ में आया आपको ये वाला हैंड राइटिंग का कैसे हम लोग करते हैं, हाउ डू वी गो वन आफ्टर द अदर, 45 47 कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन इंटर रिलेट कर पाए हो? जल्दी से बताओगे बच्चे चैट बॉक्स में बाई टाइप करके। क्लियर है? चल मूविंग ऑन टू द थर्ड जजमेंट। और ये जो तीसरी जजमेंट है इसका नाम है रूप कुमार वर्सेस मोहन थडानी। अब ये जो केस है 2003 का बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये एविडेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो जनरली भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा किसी चीज के बारे में। तो इस केस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं बस इतना से कह रहा हूं आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि दो लोग हैं, एक है रेस्पोंडेंट, एक है एपिलेंट। ये दो लोग हैं, हमें बस पता लगाना है कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। क्या इन दोनों के बीच का संबंध लाइसेंसर और लाइसेंसी का है? ये लाइसेंसर है, ये लाइसेंसी है, इज दैट द रिलेशनशिप? या फिर इन दोनों का संबंध लेसर और लेसी का है, ये लेसर है, ये लेसी है? तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ द स्टेटस ऑफ देयर रिलेशनशिप। लाइसेंसर लाइसेंसी का मतलब क्या है? क्या इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस दे रखा है किसी चीज को करने का? लेसर लेसी का मतलब क्या है? क्या इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लीज दे रखी है, रेंट आउट कर रखी है कोई चीज? और ऐसा सवाल कब उठता है बच्चे? ऐसा सवाल ऐसी स्थितियों में उठता है जब हमें पता लगाना होता है कि किसी भी व्यक्ति के क्या अधिकार है दूसरे व्यक्ति की तरफ। जैसे लाइसेंसर और लाइसेंसी का रिलेशनशिप में लाइसेंसर बहुत स्ट्रांग होता है, लाइसेंसी बेचारा बड़ा कमजोर होता है। पर लेसर और लेसी के रिलेशनशिप में जो लेसी है वो भी स्ट्रांग होता है अपनी तरफ से, क्योंकि उसके कुछ इंडिपेंडेंट राइट्स होते हैं ओवर दैट थिंग जब तक वो लीज का पीरियड चल रहा है। और लाइसेंसी बेचारा पूरी तरीके से डिपेंड करता है लाइसेंसर पे, और लाइसेंसर उसको कभी भी लात मार के बाहर निकाल सकता है। तो ये जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत वेराई करते हैं। तो कभी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो अपने हित के अनुसार प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता लाइसेंसर लाइसेंसी का था या फिर लेसर लेसी का था। ऐसी स्थिति बच्चे इस केस में भी आ गई। और इस केस में एक एग्रीमेंट है जिसके आधार पर हमको ये डिसाइड करना है। इन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट किया था इन्होंने 15/5/1975 को। जब इस एग्रीमेंट को देखा, उसके प्रोविजंस पढ़े गए, उसमें चारों में से कोई भी शब्द यूज नहीं किया गया, ना ही लाइसेंस लाइसेंसी लेसर लेसी कुछ नहीं यूज किया गया। उसके प्रोविजंस को देखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद, उसको इंटरप्रेट करने के बाद हमारे ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप लाइसेंसर लाइसेंसी का है, लेसर लेसी का नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी लीज वीज पिक्चर में नहीं आई है, ऐसी परिस्थिति बनी थी। पर बच्चे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दो सेक्शंस हैं जो ऐसी परिस्थितियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसी परिस्थितियों में? जब हम किसी दस्तावेज के आधार पर, किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बच्चे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। कई बार, इनफैक्ट इन मेनी ऑफ द केसेस, डॉक्यूमेंट्स प्ले द प्राइमरी रोल किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। ओरल एविडेंस से ज्यादा बड़ा रोल डॉक्यूमेंटरी एविडेंस का हो गया बच्चे आजकल के समय पे। आजकल के समय पे विटनेसेस की, आर्गुमेंट्स की बहुत ज्यादा मैं तो रहा नहीं है। ऑल डिपेंड्स ऑन दी कि आपके पास प्रूफ क्या है। और ऐसी स्थिति में बच्चे हमारे पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 91 और सेक्शन 92। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनको समझेंगे फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। बच्चे जल्दी से स्टैट्यूट खोलो और सेक्शन 91 निकालो। जब मैंने ये दो सेक्शंस पढ़ाए थे तभी मैंने बहुत एम्फसाइज किया था इन दोनों ही सेक्शंस की इंपॉर्टेंस पे। तो देखते हैं बच्चे, पहले तो ये जिस चैप्टर में गिरते हैं उस चैप्टर का टाइटल ही है कि हम ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने है तो ओरल एविडेंस की कोई महत्वता नहीं है। तो दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। इसमें ये दो सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 91 को देखते हैं। सेक्शन 91 कहता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, grants or other dispositions of property reduced to form of document. When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, ध्यान से सुना, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or the secondary evidence of its contents in case in which secondary evidence is admissible. सेक्शन 91 कह रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी तरीका जिसके थ्रू किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया गया है, कन्वे किया गया है, फिर वो चाहे किसी भी आधार पर किया गया हो, अगर उसको लिखित रूप में उतारा गया है, या तो खुद मनमर्जी से या फिर कानून की बाध्यता के अनुसार, अगर उसको लिखित रूप में आपने उतारा है, तो कल को अगर कोई भी सवाल उठेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उस सवाल को हम डिसाइड करेंगे केवल और केवल उस दस्तावेज के आधार पर जिस दस्तावेज में उन बातों को उतारा गया था। दे आर द सोल एविडेंस। तो अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखी गई है तो उसका जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट ही होता है। अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं खो खवा गया है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस लाओ। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब वो सब बातें जो मैंने आपको पढ़ाई थी, सेक्शन 62, 63, 64, 65। सेकेंडरी एविडेंस मतलब उसकी फोटोकॉपी लाओ, ट्रांसलेटेड कॉपी लाओ, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाओ, पर होना वो इन द एंड डॉक्यूमेंट ही चाहिए। दिस इज द प्राइमेसी जो सेक्शन 91 लेके आता है। अब देखो सेक्शन 92 को देखो, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, मौखिक एग्रीमेंट। When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of, ध्यान से देखना, for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from, for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms। यहाँ पे सेक्शन 92 क्या कह रहा है कि एक बार अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साबित करने के लिए, प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन को साबित करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को पेश कर दिया गया सेक्शन 91 के अनुसार, जिसको अभी हमने पढ़ा, और उसके आधार पर फैसला आ गया है सामने, अब उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते किसी भी ओरल एग्रीमेंट के आधार पर। कोई भी ओरल एग्रीमेंट भले ही हो या ना हो, हम उस क्वेश्चन में जाएंगे नहीं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो रिटन फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके प्रावधानों में ना ही कोई चीज बढ़ा सकता है ना ही कोई चीज घटा सकता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। हम वही मानेंगे जो हमारे सामने लिखित फॉर्म में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए और बी ने दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो ए है वो बी को 100 लीटर सरसों का तेल देगा। ए बी को 100 लीटर सरसों का तेल देगा और बी जो है इसके बदले में उसको 20,000 रुपए देगा, 20,000 रुपीज देगा।
दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने लिखित रूप में लिखा, एक एक पार्ट लिखा, एक एक प्रोविजन लिखा। अब कल को डिस्प्यूट उठा कि भाई उस 100 लीटर ऑफ ऑयल के बदले में कितना पैसा दिया जाना था, तो ये सवाल है कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है जिसको लिखित रूप में लिखा गया था। तो सेक्शन 91 के अनुसार इसको केवल और केवल किस आधार पर साबित करेंगे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर। और डॉक्यूमेंट को जब लाया जाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया उसमें लिखा होगा कि 10,000 रुपए फॉर एग्जांपल। अब कल को कोई पार्टी बोले कि यार ये बात सही है कि हमने इसमें 10,000 रुपए लिखा था, पर 2 मिनट बाद ही मैंने कहा था कि यार 10,000 रुपए थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, 8,000 रुपए ठीक रहेंगे, और उसने भी एग्री कर लिया था। हमने इस बात को भले ही बदला नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर, सही नहीं की ये बात, पर हमने ओरली एग्री कर लिया था, क्योंकि दोबारा कौन इतनी मेहनत करता। तो हमने 8,000 पे एग्री किया था एक्चुअल में। तो हमारा सेक्शन 92 कहता है कि ऐसा कोई ओरल एग्रीमेंट भले ही हुआ हो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ होगा, भले ही हुआ हो, भले ही आप सच्चे हो, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और उसके आधार पर ये नहीं मान सकते कि जो पैसा है कॉन्ट्रैक्ट मनी है वो 10,000 नहीं बल्कि 8,000 है। मतलब जो दस्तावेज में लिखा है वही सत्य है। कोई भी ओरल एग्रीमेंट उस सत्य को आगे पीछे बदल नहीं सकता है। दैट इज द पॉइंट जो इन दो सेक्शन से निकल के आ रहा है। 91 कहता है कि अगर उसको लिखित रूप में लिखा है तो वही डॉक्यूमेंट लेके आओ और उसी के आधार पर प्रूव कर सकते हो। और एक 92 कहता है एक बार डॉक्यूमेंट आ गया तो कोई भी ओरल एग्रीमेंट उसमें बदलाव नहीं कर सकता। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे वो जो एग्रीमेंट लाया गया है हमारे सामने, वहां पे उसको देख के ट्रायल कोर्ट ने तो बोला है कि भाई जो रिश्ता है वो लाइसेंसी का है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी तरीके का कोई भी ओरल एग्रीमेंट जिसपे कोई भी पार्टी रिलाई करना चाहे, जैसे इस केस में करना चाह रही है, वो ऐसे बातों को कह रही है कि उस बारे में हमने ओरल एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से हमारा रिश्ता लाइसेंस और लाइसेंसी से बदलकर लेसर लेसी का हो गया था। तो इसको किस हद तक हम प्रूव कर सकेंगे? पर बच्चे आप हमेशा याद रखना कि जो सेक्शन 92 है ना, वो जो एक्सक्लूड करता है ओरल एग्रीमेंट को, वो केवल उस हद तक करता है अगर वो ओरल एग्रीमेंट या उसके अंदर कोई भी लिखी हुई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है उन बातों को जो उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, मतलब उनके खिलाफ जाती है, उनमें बदलाव करती है, जैसे 10,000 का 8,000 कर दिया, या उनमें कोई नई बात जोड़ देती है जो पहले से नहीं थी, या उसी बात को घटा देती है जो उसमें थी। ये 4 परिस्थिति बनेंगी तब हम ओरल एग्रीमेंट को एंटायरली एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब कोई भी ओरल एग्रीमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ना ही कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, ना ही बदलाव कर सकता है, ना ही उसमें जोड़ सकता है, ना ही उसमें कुछ भी घटा सकता है। पर अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी ओरल एग्रीमेंट के आधार पर कोई पार्टी किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कुछ बदलाव ना कर रही हो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, उसमें कुछ जोड़ ना रही हो, उससे कुछ घटा नहीं रही हो, बल्कि कह रही हो कि हमने ओरल एग्रीमेंट के आधार पर ये जो एग्रीमेंट है जो इस डॉक्यूमेंट से निकल के आया है उसको खत्म ही कर दिया था। मतलब एक ऐसा एग्जांपल जहां पर एक तारीख को दो लोग बैठे, जिसमें एक ने कहा मैं आपको 100 लीटर सरसों का तेल बेचूंगा, आप मेरे को बदले में 10,000 रुपए दे देना। दोनों ने राइटिंग में एग्रीमेंट कर लिया। अगले दिन एक बंदे का दूसरे बंदे पे फोन गया कि भाई मुझे अब सरसों का तेल नहीं चाहिए, दूसरी पार्टी ने मेरे पास भिजवा दिया है, अब आप मत भेजना। उसने फोन पे बोला ठीक है भाई साहब मैं नहीं भेजूंगा, कोई बात नहीं। तो ये जो ओरल एग्रीमेंट है, ये जो सेकंड डे हो रहा है, यहाँ पे उस ओरिजिनल एग्रीमेंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा कि सर 100 लीटर तेल सरसों के तेल के बदले कोई और तेल मान रहे हो, कुछ भी वेराई नहीं किया जा रहा कि पैसे 2 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हो, या कुछ भी नया कंडीशन जोड़ा नहीं जा रहा कि यहाँ पहुंचाना होगा, ना ही कुछ घटाया जा रहा है। उस डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है जो उन्होंने एक तारीख को एंटर अपॉन किया, बल्कि उस जो ओरल एग्रीमेंट है जो अगले दिन हुआ है उसका इंपैक्ट क्या है कि वो जो एग्रीमेंट था, डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट था, वो खत्म ही हो गया है, वो जीरो हो गया है, उससे उन्होंने बैकआउट कर लिया है। ऐसा कोई ओरल एग्रीमेंट होगा जो ये दर्शाएगा कि उस डॉक्यूमेंट को, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लेके बैठे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म कर दिया गया था, दैट इज अलाउड, वो अलाउड है। कहने का मतलब है जो सेक्शन 92 है हमारा, जो ओरल एग्रीमेंट्स को एक्सक्लूड करता है, वो केवल ओरल एग्रीमेंट्स को उस हद तक एक्सक्लूड करता है जिस हद तक वो ओरल एग्रीमेंट्स उस ओरिजिनल एग्रीमेंट में जो लिखित फॉर्म में है, उस ओरिजिनल एग्रीमेंट में कोई ना कोई बदलाव करे, उस एग्रीमेंट में बदलाव करे। पर अगर वो ओरल एग्रीमेंट उस ओरिजिनल एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देता है, तो पार्टी को मौका मिलेगा कि वो अपने ओरल एग्रीमेंट्स को एस्टेब्लिश करे। तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आके कह रहा है कि ये जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप देख रहे हो दस्तावेज के अंदर, इसको तो हमने खत्म कर दिया था अपनी बातचीत से, तो उसको मौका मिलेगा ये बात को प्रूव करने का कि ऐसा असल में हुआ था। कोर्ट अपने आप नहीं मान लेगा, उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको मौका मिलेगा प्रूव करने का। पर अगर वो कोई चीज जोड़ना घटाना चाहता, मतलब ये तो एक्सेप्ट करता कि हमारे यही कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, पर उसमें कुछ जोड़ना घटाना चाहता मौखिक बातों के आधार पर, तो उसे मौका भी नहीं मिलता, वो सेक्शन 92 से बाहर हो जाता। यहाँ पर उसको जब वो कॉन्ट्रैक्ट को ही डिनाई करता है तब उसको मौका मिलता है, और अगर वो प्रूव कर पाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इस केस से निकल के आता है। अब मुझे जल्दी से बताओ, आप लोग डिमार्केट कर पा रहे हो इन दोनों सिचुएशंस में कि कब सेक्शन 92 का बाल लगता है और कब नहीं? अभी ऑल क्लियर, समझ में आया है सभी लोगों को? बस इसी प्रिंसिपल को याद रखना है। 100% क्लियर है बच्चे? फटाफट से चैट बॉक्स में बाई टाइप करेंगे। अब ये आखिरी केस है, इस केस के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब ये जो केस है बड़ा सिंपल सा केस है, बड़ा साधारण सा केस है, और इससे जो बात निकल के आती है वो भी बड़ी साधारण सी है। इस केस का नाम है बच्चे लिम्बाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये बच्चे 2002 का केस है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जिन पे मर्डर का चार्ज लगा है कॉमन इंटेंशन के साथ, मतलब बोला जा रहा है उन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या की है एक दूसरे के साथ मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ, और साथ साथ उन पे रॉबरी का भी चार्ज लगा है कि उन्हें रॉबरी भी की है। तो सीरियस स्थिति है, ठीक है। और एलिगेशन ये है कि इन लोगों ने क्या किया था, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, और जो ऑर्नामेंट्स उस व्यक्ति ने पहन रखे थे, जो जेवरात जो चीजें पहन रखी थी, उनको छीन लिया था। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एविडेंस निकल के नहीं आया, कोई भी ऐसा विटनेस निकल के नहीं आया, कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग निकल के नहीं आई जो डायरेक्टली प्रूव कर रही हो कि इन लोगों ने ऐसा किया है। यहाँ पे एक एविडेंस निकल के आया है जो सर्कमस्टांशियल नेचर का है, और वो एविडेंस क्या है कि वो जो ऑर्नामेंट्स हैं जो उस डिसीज पर्सन ने पहन रखे थे जिसका मर्डर हो गया, उन ऑर्नामेंट्स की रिकवरी हुई है, और उन ऑर्नामेंट्स की रिकवरी हुई है उसमें से एक एक्यूज के कन्फेशन के आधार पर। एक एक्यूज ने अपना कन्फेशन कर लिया है कि हमने ऐसा ऐसा किया है, और उसने जानकारी दी कि भाई ये जो हमने गहने जेवरात लिए थे बॉडी से वो यहाँ यहाँ पे हैं, तो उसके आधार पर किया है, तो वो रिकवरी हो गई है। समझ रहे हो ना? रिकवरी सेक्शन 27 पुलिस को दिया था कन्फेशन, तो उतना पार्ट जितना रिकवरी हो गई उतना हम एडमिसिबल कर लेंगे क्योंकि दे आर डायरेक्टली इंडिकेटिंग द सर्कमस्टेंसेस। पर यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यहाँ पे दूसरा है। यहाँ पे मुद्दा है सेक्शन 144 के क्लॉज ए का।
ये जो सेक्शन 144 ए है, ये बच्चे एक प्रिजम्पशन रेस करता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रिजम्पशन है वो। और उसी प्रिजम्पशन के ऊपर इस केस में सवाल उठ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में जहां पर कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास पॉसिबल नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, दैट इज द रिकवरी ऑफ दोस ऑर्नामेंट्स जो उस डेड बॉडी के शरीर से लिए गए थे, उस पे हम किस हद तक रिलाई कर सकते हैं इतने सीरियस ऑफेंस के लिए, मर्डर और रॉबरी जैसे ऑफेंस के लिए कन्वर्ट करने के लिए। तो आज इस केस के अंदर बच्चे टेस्ट करने वाले हैं कि सेक्शन 144 का जो ए है वो कितना केपेबल है। तो एक सेकंड बच्चे आप सभी लोग खोलो अपने स्टैट्यूट को और सेक्शन 144 के ए को देखें। एक सेकंड। कुछ पंगा है यहाँ पे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको छोड़ो। देखो, एक प्रिजम्पशन रेज होता है और वो प्रिजम्पशन ये कहता है, हमारे सेक्शन 144 का वो प्रिजम्पशन ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति के पोजेशन से प्राप्त होते हैं वो सामान, वो स्टोलन गुड्स जिनके बारे में या जिनके रिलेशन में अपराध किया गया है, और वो जो रिकवरी हुई है पोजेशन से वो तुरंत चोरी के बाद हुई है, तो वो जो व्यक्ति है जिसके पास से वो चुराया हुआ सामान पाया गया है वो या तो चोर है, ये प्रिजम्पशन राइज होगा, या फिर उसने ये चोरी का सामान लिया है ये जानते हुए कि वो चोरी का सामान है, जब तक कि वो एक्सप्लेनेशन ना दे पाए कि वो सामान उसके पास कैसे आया। कहने का मतलब है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसके रिलेशन में अपराध कमिट किया गया है, अब वो प्रॉपर्टी उस अपराध होने के तुरंत बाद किसी व्यक्ति के पोजेशन में मिलती है, कब्जे में मिलती है, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ राइज होता है कि वो व्यक्ति जिसके पोजेशन से वो प्रॉपर्टी मिली है, या तो उसी ने अपराध किया है, या तो वही बंदा है, या फिर उसने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है ये जानते हुए कि उसके रिलेशन में अपराध हुआ है। ये दो में से कोई एक प्रिजम्पशन अप्लाई करेंगे। जब तक कि वो व्यक्ति एक्सप्लेन ना कर दे, लॉजिकल रीजन ना दे दे, अपना डिफेंस ना बता दे कि भाई उसके पास ये प्रॉपर्टी आई कहां से, हो सकता है वो ऐसा बता भी दे, हो सकता है वो कहते मुझे पड़ी पड़ी हुई मिली, हो सकता है कोई भैंस फेंक गया मेरे घर के अंदर, दैट मे बी द रीजन, तो उसको मौका देंगे एक्सप्लेनेशन देने का। बट जब तक वो ऐसा नहीं करता, टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट अपनी तरफ से ये प्रिज्यूम करके चलेगा या तो इसी ने वो अपराध किया है उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, या फिर इसको ये पता था इस सामान को प्राप्त करते वक्त कि इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में अपराध हुआ। ये दोनों ही अपराध है बच्चे हमारे आईपीसी के अंदर, दोनों ही सिचुएशंस कवर होती हैं, चोरी करना भी अपराध है और स्टोलन गुड्स को रिसीव करना भी अपराध है। हमारे इस केस में क्या है, सवाल ये उठ रहा है सेक्शन 114 के इलस्ट्रेशन ए के अनुसार कि जो रिकवरी है उन इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स की जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से हो रही है, वो बच्चे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है उस व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट का। इस इन्वॉल्वमेंट शब्द को ध्यान से समझना, ये जो 114 की प्रिजम्पशन है ये उस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट दर्शाती है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस क्राइम में इन्वॉल्व है। पर बच्चे हमारे सामने सवाल ये है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है जिसके बारे में प्रिजम्पशन है ये किस हद तक जाती है, कि कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में कई अलग अलग हदों तक इन्वॉल्व हो सकता है उसी ने वो अपराध किया हो सकता है उसने सहायता की हो सकता है कि उस अपराध के अंदर वो कोई छोटा मोटा रोल प्ले कर रहा हो। तो इन्वॉल्वमेंट इज अ टर्म जो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। यहां पे कोर्ट यही कह रहा है कि ये जो प्रिजम्पशन राइज हो रहा है 114 ए के अंदर, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी कॉन्टेक्स्ट तक लिमिट रखें जिस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिजम्पशन बताया गया है, जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। अगर सब कुछ सही लग रहा है, सारी परिस्थितियां एक ही ओर इशारा कर रही हैं, तो ये जो सेक्शन 114 का प्रिजम्पशन है वो स्टोलन प्रॉपर्टी से आगे भी बढ़ सकता है। और देखो किस दिशा में लेके जा रहा है कोर्ट इसको। ये सब क्यों हो रहा है, आप समझ रहे हो, इशारा समझ पा रहे हो कोर्ट का? ये सब इसलिए हो रहा है कि वो जो डिसीज्ड व्यक्ति है जिसके वो गहने हैं, मेडिकल एविडेंस दिखाया जा रहा है कि वो उससे जोर जबरदस्ती से खींचे गए थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे भी चोटें आई थी, जैसे कुंडल वगैरह ऐसे करके फोर्सफुली छीने गए थे। तो सवाल ये है कि क्या इस व्यक्ति को जिसके पास से वो गहने प्राप्त हुए हैं, क्या हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसने वो चोटें पहुंचाई थी उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो गई उन गहनों को छीनते वक्त? क्या ये प्रिजम्पशन इतने आगे तक जा सकता है, उन चोटों तक एक्सटेंड हो सकता है? मतलब इनडायरेक्टली क्या ये उस रॉबरी के अपराध तक जा सकता है, केवल इस वजह से कि किसी के पास से हमें वो स्टोलन गुड्स मिले हैं? कैन वी प्रिज्यूम बाय आवर ओन सेल्फ कि उसी व्यक्ति ने रॉबरी की है? ये बड़ा बड़ा टेंशन का सवाल है। मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए होंगे। देखो बेसिक सा सवाल है हमारा, एक सेक्शन 114 ए है वो प्रिजम्पशन राइज करता है। वो जो प्रिजम्पशन है उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है तो स्टोलन गुड्स के बारे में, और उसमें जो एग्जांपल लिया गया है वो भी थेफ्ट का लिया गया है। उसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई भी चुराया हुआ सामान किसी व्यक्ति के पास से प्राप्त होता है तो उसके बारे में हम दो प्रिजम्पशंस राइज करते हैं। वो प्रिजम्पशन या तो इस बात की होगी कि उसने चोरी की है, या इस बात की होगी कि उसने उस सामान को प्राप्त किया ये जानते हुए कि वो चोरी का है। प्रिजम्पशन बस इतना सा है, पर सुप्रीम कोर्ट इसको नए तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। कोर्ट कहता है ये जो 114 ए का प्रिजम्पशन है ना, ये थेफ्ट के बारे में नहीं है, स्टोलन गुड्स के बारे में नहीं है, ये प्रिजम्पशन है किसी भी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट के बारे में, कि कोई व्यक्ति जिसके पास से रिकवरी होती है ऐसे सामान की जो सीधा जुड़ा हुआ है उस अपराध से, वो दर्शाता है उसका इन्वॉल्वमेंट। तो ये प्रिजम्पशन किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से नहीं जुड़ी हुई, थेफ्ट से नहीं जुड़ी हुई, स्टोलन प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई है उस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट से, कि वो समहाउ इज इन्वॉल्वड इन द क्राइम। अब वो किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व है ये हमारे सामने सवाल है। अब जैसे इस केस के अंदर कोर्ट क्या कर रहा है, जब उसने कन्फेशन कर दिया था एक व्यक्ति, उसने अब उसके कन्फेशन के आधार पर दूसरे व्यक्ति के पोजीशन से वो मिल गए ऑर्नामेंट्स, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पोजीशन से ऑर्नामेंट्स मिले हैं, अब उसके बारे में कोर्ट ये कह रहा है क्योंकि तुम्हारे पास से ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं अपराध होने के तुरंत बाद, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि तुम इन्वॉल्व हो इस क्राइम में। पर इन्वॉल्व का तो प्रिजम्पशन ठीक है, पर कोर्ट अपने आप से पूछ रहा है कि क्या मैं इस आधार पर यह मान सकता हूं कि इसी ने रॉबरी की है? क्या ये प्रिजम्पशन इतना मजबूत है कि केवल इस वजह से क्योंकि उसके पास से बरामदी हुई है उस सामान की, वो भी कन्फेशन के आधार पर, तो क्या मैं मान लूं कि ये रॉबरी में इन्वॉल्व था और उसको एक और कदम आगे ले जा सकते हैं क्योंकि इस केस में उस व्यक्ति की हत्या भी हुई है? तो क्या मैं यहां तक जा सकता हूं कि ये जो व्यक्ति है जिससे स्टोलन गुड्स प्राप्त हुए हैं उसने हत्या भी की उस व्यक्ति की? 114 ए क्या मुझे इतना आगे तक ले जा सकता है? वो इन्वॉल्वमेंट क्या मर्डर तक, रॉबरी तक एक्सटेंड हो सकती है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बारी-बारी से एनालाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 114 का इस 14 ए का जो प्रिजम्पशन है, वो एक स्ट्रांग प्रिजम्पशन है। वो आपको जरूरी नहीं है कि उन गुड्स तक ही लिमिटेड रखे। उन गुड्स से रिलेटेड मतलब गुड्स मतलब जो जिस चीज की बरामदी हुई है, उन तक ही लिमिटेड रखे। उन गुड्स के रिलेशन में जो ऑफेंस हुआ है, आपको वहां तक ले जा सकता है। पर वो जो ऑफेंस है, वो गुड्स के रिलेशन में होना चाहिए। मतलब वो चीज जो बरामद हुई है, उसके रिलेशन में होना चाहिए। वो जो मर्डर है, मर्डर एक सेपरेट ऑफेंस है। मर्डर में उन ऑर्नामेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। मर्डर का क्या है? कॉन्टेक्स्ट किसी व्यक्ति की जान लेना, और जान लेने के पीछे भी थाउजेंड ऑफ द रीजन। जरूरी नहीं है कि उसको गहना छीनने के लिए ही उसको मारा गया हो सकता है कि मारने आए हो और मार के गहने लिए हो, दैट मे बी सिचुएशन। या फिर जो गहना छीनना है, रॉबरी करना है, दैट मे बी सब्सिडरी एम, मेन एम मारना हो। तो हम केवल बरामदी के आधार पर मर्डर में तो इन्वॉल्वमेंट हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो जो सामान जो बरामद हुआ है, वो मर्डर जो अपराध है। तो पहले नंबर पे तो हम उसको साइड कर देंगे मर्डर वाली सिचुएशन पर। फिर आते हैं रॉबरी वाली सिचुएशन पे। क्या इस आधार पर कि उसके पास से वो सामान मिला है जिसके रिलेशन में रॉबरी हुई है, तो क्या हम मान सकते हैं कि इस व्यक्ति ने रॉबरी की है? तो कोर्ट ने कहा हाँ, मान सकते हैं। पर यहाँ पे जब भी हम ऐसा कोई प्रिजम्पशन रेज करते हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उसमें कोई भी वादा ना हो। कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस सामने आ रहा है जो दर्शा रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है, तब हम इस प्रिजम्पशन पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें याद रखना होगा ये केवल एक प्रिजम्पशन है। अगर वो दूसरा व्यक्ति चाहे तो इस बात को डिस्प्रूव कर सकता है। मानो उसने डिस्प्रूव कर दिया कि वो घर से बाहर निकला ही नहीं उसे, तो फिर उसको रॉबरी में नहीं फंसा सकते आप, या फिर उसका कोई लेना ही देना नहीं था बाकी के लोगों से। अगर वो उसको सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाया तो फिर नहीं, क्योंकि वो केवल एक प्रिजम्पशन है। पर अगर मैं बात करूं उसकी एक्सटेंड की, तो वो रॉबरी तक भी एक्सटेंड हो सकता है। दैट इज वेरी पॉसिबल। और वही कोर्ट ने इस बात को समझाया इस केस के अंदर कि जो भी प्रिजम्पशन होता है, यू नीड नॉट लिमिटेड टू दी गुड्स ओनली। उस गुड्स के रिलेशन में जो पर्टिकुलर ऑफेंस किसी भी केस के अंदर कमिट किया गया है, आप उसको वहां तक रेज करते हो, क्योंकि सेक्शन 114 ए के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है कि आपको उसको लिमिट रखना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कोर्ट इंटरप्रेटेड सेक्शन 114 ए। कि सेक्शन 114 ए को यहां तक आप ले जा सकते हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चे, अगर इंटरनेट काम कर रही होगी तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। बड़ा बढ़िया सा, वैसे तो इसमें एग्जांपल्स में मैंने आपको लिख दिया था, पर उसको भी उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसका भी एक सेंस है। बस एक सेकंड लूंगा बच्चे। हाँ, ये खुल गया। इसमें देखो, हाँ सेम है, वही एग्जैक्ट बात जो मैंने यहाँ पे लिखी गई है स्टोलन गुड्स वाली, वैसी कुछ परिस्थिति बनेगी। ठीक है, ये रेप की परिस्थिति में है। और कहां गया हमारा 14 ए? हाँ देखो, the court may presume a that a man who is in the possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास से वो चुराया हुआ सामान प्राप्त हुआ, या तो वो चोर है या फिर उसने उस सामान को प्राप्त किया ये जानते हुए कि वो चोरी का है। तो कोर्ट ने इस स्पेसिफिक एक एग्जांपल को कितना एक्सटेंड कर दिया कि उसको थेफ्ट के क्राइम से आगे निकालकर सारी सिचुएशंस में कवर कर दिया जब किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया बच्चे? यहाँ पे सिचुएशन समझ में आई? अभी ऑल क्लियर सो फार? सेक्शन 14 का ए, दिस इज हाउ इट शुड बी रिटन। कई जगह पे गलती कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सभी लोगों को चैट बॉक्स में बाइट करके बताएंगे फटाफट से। गुड है, अभी ऑल क्लियर सो फार? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? आज पढ़ाए गए सारे केसेस आप सभी को समझ में आए हैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। आप सभी को मिलूंगा मैं 7 बजे और 9 बजे।